Hello and welcome. Myself Dr. Mayank, Assistant Professor from the Department of Community Medicine, सिरंद्र मेडिकल कॉलेज इंदौर। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक होता क्या है, कैसे फैलता है, एंडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है, ठीक है, और पेंडेमिक क्या होता है। हम लोगों ने भी इन सब चीज़ों से जूझा है, देखा है, अपने आप को बहुत ही करीब से समझा है, जाना है। तो आज इसको हम लोग एक बार संसदीय ढंग से देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक फॉर टुडेज। Now, the question is, what is epidemic? Epidemic क्या होता है? Epidemic is about talking about the people, क्योंकि डेमिक होता है आपका पॉपुलेशन, ईपी होता है अपॉन। तो जो भी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम ध्यान रखते हैं कि जो भी डिजीज हो रही है पॉपुलेशन के ऊपर जो हो रही है, कहाँ हो रही है, किसी खास रीजन में हो रही है, कितनी तादाद है उस डिजीज की, कितना स्पीड है बढ़ने का, कितना एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम लोग जो देखते हैं उसको कहते हैं एपिडेमिक। मतलब किसी भी चीज़ को होने के लिए भैया आपने एक बार गलती की, दो बार गलती की, तीन बार की, ऐसा नहीं है ना आप बार बार गलती करते रहोगे। यदि आप बार बार गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं त्रुटि आ रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए जो स्टडी करते हैं वो एपिडेमिक स्टडी कहलाता है, एपिडेमोलॉजिकल स्टडी कहलाता है, ठीक है। तो जो अनएक्सपेक्टेड अकरेंस है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं एपिडेमिक में। द डेफिनेशन कवर्स नॉट ओनली अबाउट द यूजुअल एपिडेमिक डिजीज सच एज मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड कॉलेरा, which are compressed in time, but also the modern slow epidemic of non-communicable disease such as chronic heart disease, lung cancer, in which the time scale of the epidemic shifted from days to weeks or to years. अब कुछ चीज़ें समय के साथ बढ़ती चली आती हैं, such as coronary heart disease। जब हम आउटसाइड फूड ईटेबल्स ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं अपने डेली लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को हैम्पर करती है। शुरू में तो आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, डे एंड डे आप कंज्यूम करते रहते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते रहते हैं, दैट्स क्वाइट गुड, होना भी चाहिए। बट साइमल्टेनियसली जब आप दिन प्रतिदिन आपको यूज़ करते करते आगे बढ़ते जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पार्ट को हैम्पर कर रहा होता है, जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन हो जाता है आपके लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली फोकस क्या करता है, आपके एरियाज पे जहाँ पे आपको दिखता है, समझ में आता है कि आपके हार्ट के साथ क्या इश्यूज हो रहे हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं कहाँ कोगुलेट कर रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। जो एक्सपेक्टेड अकरेंस है उससे कहीं ज़्यादा हो जाए तो ये होने में टाइम लगता है, दिन प्रतिदिन, जो कि हफ्ते में बदलते हैं, हफ्ते से साल में बदलते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंडेमिक। बेसिकली एंडेमिक में क्या होता है, दो वर्ड्स हैं, इन एंडेमिक। इन मतलब क्या हो गया, पीपल के बीच में, demos again about the people. It refers to the constant presence of a disease or infections agent within a given or a geographical area or population group without importance from outside, may also refer to the usual expected frequency of the disease within such area or a population group. जैसे कि वैसी बीमारी जो आपके साथ आपके बीच में प्रेजेंट है मगर आपको हैम्पर ज़्यादा नहीं कर रही है, तो आप उस पर पॉइंट फोकस नहीं करते हैं, उसको आप देखते भी नहीं है, ना समझते हैं, ना जानना चाहते हैं। क्यों? जैसे कि हम बात करें सर्दी, खांसी, आम दिनों की बात करें, कोरोना टाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब हम आम दिन में देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, जो बेसिक अपना सर्दी का पैमाना है, किसी को होता है फिर ठीक हो जाता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के द्वारा ये फैल भी जाता है आगे पीछे लोगों में, मगर ये कहीं कहीं जाके ठीक भी हो जाता है। तो सर्दी हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकती आपके यहाँ, कॉमन कोल्ड जो है वो हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकता, बिकॉज इट हैज टू बी इन समबडी एंड समबडी ऑलवेज हैज इट। नाउ वर्ड आता है आपके पास स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है स्प्रेड, वर्ड ही कह रहा है स्प्रेड होना, तो आप याद रखने के लिए सबसे पहला वर्ड यूज रख सकते हैं अपने दिमाग में, एसपी इज ऑल अबाउट स्प्रेड। इट मीन्स अबाउट स्कैटरिंग, फैल जाता है, इरेगुलर, कुछ भी चीजें जैसे स्पिल हुआ तो आपने डिजाइन करके स्पिल नहीं किया, वो अपने आप स्पिल हो गया, गिर गया, तो अपने आप फैल जाता है हैप्पैज़ार्डली, कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। सो दीज आर द थिंग विच यू नीड टू कंसिडर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोरेडिक पार्ट, ठीक है। जैसे कि हमने पोलियो को ऑलमोस्ट एरेडिकेट कर दिया है, एरेडिकेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया इंडिया को, बट समहाउ कहीं ना कहीं केसेस निकल आते हैं, किसी खास एरिया में एक केस निकला है, किसी दूसरे एरिया में दूसरा केस निकला है, तो ऐसे कंडीशन में स्पोरेडिक कहते हैं उस
डिजीज को। तो जिसमें कि एग्जांपल बेसिकली मोस्ट कॉमन है पोलियो, टेटनस, हर्पीस जोस्टर, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड पैंडेमिक। पैंडेमिक में क्या होता है? पैन मतलब होल, एंडेमिक अगेन अबाउट द पॉपुलेशन। तो दो वर्ड से ये बना है, पैन मतलब होल, एंडेमिक अबाउट द पॉपुलेशन। तो क्या कहते हैं देख लेते हैं। एन एंडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अकरिंग ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, वाइड बड़ा एरिया में, सच एज सेक्शन ऑफ नेशन, कंटिनेंट और द वर्ल्ड। हम लोग पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। कोरोना इज अ पैंडेमिक। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैंडेमिक। आप समझ ही गए होंगे। इसके पास एग्जांपल्स भी अपने पास है। इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ 1918 में, फिर उसका दोबारा हुआ 1957 में, कॉलेरा हुआ 1962 में, एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस फैल गया हर जगह 1971 में, फिर उसका दोबारा फैला 1981 में। सो पैंडेमिक टाइम टू टाइम आपको इफेक्ट करता है, आपके हेल्थ को, फैमिली को, आपके पॉकेट को, आपके सोसाइटी को। तो कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक से हमें बचना ही है। कैसे बचना है वो टाइम टू टाइम आपको रिवाइज अप हेल्थ अथॉरिटीज करते रहती हैं। ना हम बात कर रहे थे पहले बचना कैसे है, राइट? सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बचना कैसे है, तो उससे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक इज इंपॉर्टेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट टू अस। हम क्यों देखना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, सर क्या यूज आता है आपके लाइफ में? सो बेसिकली अकरेंस ऑफ एन एपिडेमिक ऑलवेज सिग्नल सम सिग्निफिकेंट शिफ्ट, द कीवर्ड इज शिफ्ट इन एग्जिस्टिंग बैलेंस बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। जब भी हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे पास तीन वर्ड आते हैं जहन में। वो तीन वर्ड क्या होते हैं अपने पास? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। ये तीन चीज के ऊपर हमारा पूरा एपिडेमियोलॉजी टिका हुआ है। तो यदि एजेंट बिगड़ता है, किसी कारण से होस्ट में चेंजेस आते हैं, और कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। बेसिकली कहीं ना कहीं बोला जाए एक लाइन में, आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट में जो ट्रैंक्विलिटी है, जो इक्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, मिसबैलेंस हो रहा है। इस कारण से आपको दिक्कतें आना चालू होती है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, व्हाट डज इट वांट मीन? किसी भी पैंडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक होने से आपके देश पे, आपके लोकेलिटी पे जो असर पड़ता है, जो दिखता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वी मस्ट बी अवेयर कि हम इन्वेस्टिगेट करें, इसको अच्छे से देखें और समझें कि कैसे क्या फैल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी एपिडेमिक के बारे में? टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपिडेमिक आउटब्रेक, कितना भयावह है उसका मैग्नीट्यूड आपने नापा। ठीक है, इन द रियल टाइम ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, सच में उस समय के दौरान कितनी जान माल की हानि हो रही है, उसको हम नापते हैं, उस मैग्नीट्यूड को देखते हैं। टू डिटरमाइन द पार्टिकुलर कंडीशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ एपिडेमिक, भैया जो फैक्टर्स हैं उसको हम लोग थ्रू आउट स्टडी करते हैं, अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि ये चूक हुआ कहाँ से, कैसे हो रहा है ये चूक। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिटरमाइन द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द एपिडेमिक। ठीक है, टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट रीअकरेंस। नाउ हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक से टाइप क्या क्या होते हैं? एक होता है कॉमन सोर्स, जो कि कहीं से आया, एक कॉमन सोर्स में। एक होता है प्रोपेगेटेड, जो प्रोपेगेट करके आपके तक आया। एक होता है स्लो, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमने पहले भी देखा था स्टार्टिंग में। तो कॉमन एपिडेमिक में हम बात करें तो सिंगल एक्सपोजर पॉइंट देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे हम लोग हर चीज़, हर पैमाने को स्टडी करते हैं। किसी खास पॉइंट सोर्स पे कितना इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है आपका कॉमन सोर्स एपिडेमिक। कंटिन्यूस एंड मल्टीपल एक्सपोजर दिखेगा इसमें। प्रोपेगेटेड में हम बात करेंगे, प्रोपेगेट कर रहा है, चैनलाइज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेरे से आप तक, आपसे दूसरे तक, दूसरे तीसरे तक। ठीक है, आर्थ्रोपॉड वेक्टर, मच्छर से मलेरिया फैल गया। ठीक है, एनिमल रिजर्वायर, स्वाइन फ्लू, H1N1 मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जांपल। एंड स्लो एपिडेमिक की हमने बात की थी पहले, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिडेमिक जो हमें फोकस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक एक करके सारे। तो पहला हम देख लेते हैं कॉमन सोर्स एक्सपोजर एपिडेमिक क्या होता है। कॉमन सोर्स नाम ही बता रहा है, सोर्स कॉमन है, कहीं खास से आ रहा है, कोई पॉइंट सोर्स एपिडेमिक हो रहा है। एक्सपोजर टू द डिजीज ऑफ एजेंट इज ब्रीफ एंड साइमल्टेनियसली, द रिजल्टेंट कॉजेज ऑल डेवलप विद इन द वन इंक्यूबेशन पीरियड। जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है वो एक ही पॉइंट से आ रहा है, जैसे कि हम कहीं पार्टी फंक्शन में गए,
वहाँ खाना खाया, आपका पेट खराब हो गया। आपके साथ आपके यार दोस्त गए थे, उनका भी पेट खराब हो गया। उन यार दोस्त के जो फैमिली मेंबर्स थे, किस्मत से उनका भी पेट खराब हो गया। सो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया आपने कल रात जहाँ खाना खाया था वहां से आपने ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियाज अपने बॉडी के अंदर इंक्लूड किया, जिसके कारण से आपकी बॉडी हैम्पर हो रही है। सो ये जो कॉमन सोर्स है जहां से आपने इन्फेक्शन लिया और सबको स्प्रेड किया और सारे लोग अफेक्ट हुए, तो ये कहलाता है आपका कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें एक ही पिक दिखता है, जो कि हम आगे देखेंगे। हम बात करेंगे नंबर ऑफ केसेस, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट में, नंबर ऑफ केसेस, टाइम ड्यूरेशन एंड द एपिडेमिक कर्व। जो लोग गए थे आपके साथ उनमें कितना अंतर दिखा वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो एपिडेमिक कर्व क्या दिखाएगा? सिंगल राइज एंड फॉल रैपिडली विथ नो सेकेंडरी वेव, क्योंकि ये एक कॉमन सोर्स पे हुआ था। इट टेंड्स टू बी एक्सप्लोसिव, देयर इज क्लस्टरिंग ऑफ केसेस विद अ नैरो टाइम इंटरवल, नॉट ऑलवेज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस एजेंट हो वहाँ पे ज़्यादा, जो कि बहुत ही सीवियरिटी से आपको हैम्पर करे। कैन रिजल्ट फ्रॉम द कंटेमिनेशन एनवायरनमेंट, सॉइल, एयर, वाटर, फूड, व्हाटएवर, ठीक है ना। कॉमन सोर्स, कंटिन्यूस और रिपीटेड एक्सपोजर। अब हम बार बार उसी चीज से एक्सपोज हो रहे हैं तो कहाँ रिजल्ट करेगा? प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यूस रिपीटेड इंटरमिटेंट जो एक्सपोजर हो रहा है वो आपके बॉडी को भी हैम्पर करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम टाइम सेम प्लेस पे ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, अ प्रोस्टिट्यूट मे बी अ कॉमन सोर्स ऑफ गोनोरिया आउटब्रेक, बट सिंस she will infect her client over a period of time, there may be no explosive rise in number of cases. अब जो ये केस हमने यहाँ पे देखा है STD का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, गोनोरिया पेशेंट को फैल रहा है। सोर्स पॉइंट कौन है? वो प्रोस्टिट्यूट, जो एरिया जहाँ पे क्लाइंट्स जा रहे हैं उसके। तो जहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा है, जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही बूम हो जाएगा कि भैया अचानक इतना फैल गया, बट स्टिल इन्फेक्शन तो फैल रहा है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ सेकेंडरी केसेस। जरूरी नहीं है कि भैया वो बंदा वहीं जाएगा वापस से दूसरी बार, ठीक है। एपिडेमिक मे इनिशिएट एज अ कॉमन सोर्स एंड देन कंटिन्यू एज अ प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। अब भैया मैंने ले लिया वहां से इन्फेक्शन, मैं दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, दूसरा तीसरे को कर दिया, एंड इट कम्स अ सर्कुलेटरी चेन। नाउ हमने मोस्ट प्रोबेबली प्रोपेगेटेड एपिडेमिक हम हर बार समझ ही गए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द मोस्ट ऑफन ऑफ द इन्फेक्शियस ऑरिजिन होता है, रिजल्ट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट देखते हैं इसमें, यूजुअली shows gradually rise and tails off very much over longer period of time. Transmission continues until the number of susceptible is depleted or susceptible individuals are no longer exposed to infected persons. The speed of spread depends upon the herd immunity, opportunity for contact and secondary attack rate. तो बेसिकली जो इन्फेक्शन फैल रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उस चेन ऑफ इवेंट्स को क्लोज डाउन करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, ठीक है। यदि आपने नहीं किया तो ये आपका फैलता जाएगा एंड एक ट्रेल मार्क्स छोड़ता जाएगा, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के ट्रेल्स आपको दिखते जाएंगे टाइम टू टाइम। सो इनसे बचने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए हम आज ये टॉपिक देख रहे हैं बेसिकली। नाउ हम आते हैं मुद्दे की बात पे। स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक, जो एग्जाम में लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपसे पूछते भी हैं लोग वाइवा में। तो इसमें क्या है? पहला बात हम करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। भैया कहीं से पता लगा हमें क्या है नहीं है, तो हमने डायग्नोसिस किया, जो आपका आया है उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, भैया सच में एपिडेमिक है कि नहीं है उसको कंफर्म करते हैं। विदाउट एनी नॉलेज हम कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो लोग पैनिक हो जाएंगे। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एड्रेस, अब किस एरिया में फैल रहा है, कौन से लोग हैं अफेक्टेड, किस ग्रुप के लोग अफेक्टेड हैं, उसको डिफाइन करना जरूरी है। रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस, जो डाटा है उसको एनालाइज करना चालू किया। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि भैया इस कारण से ये फैल रहा है, या बाहर से इन्फेक्शन आया है, या रेस्पिरेटरी बॉन्ड है, या फिर सॉइल बॉन्ड है, या फूड बॉन्ड है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं आप। इवेल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं बेसिकली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, जो भी पॉपुलेशन है उसको हम लोग फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर आता है आखिरी पॉइंट, रिपोर्ट राइटिंग, जो आप सबमिट करते हैं रिपोर्ट बना के, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस में हम देख लेते हैं जस्ट थोड़ा सा क्या कह रहा है। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द
नंबर ऑफ केसेस इन करेंट पीरियड विद दैट अकरिंग इन द पास्ट। भैया पास्ट में भी जो हुआ था उससे हमने कंपेयर कर लिया कि पहले इतना था अभी इतना है, तो क्या सच में फैला हुआ है? नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है आपके लिए? इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस कैन बी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन दिखता है, इम्यूनिटी स्टेटस माल फंक्शन दिखता है, तो इस कारण से भी हो सकता है। डन बाय रूटीन, अब करते कैसे हैं? डन बाय द रूटीन हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड, हम उससे चेकआउट करते हैं कि भैया जो पहले था और अभी है उसमें कितना अंतर आ रहा है, कितना है कि नहीं है सच में। तो ऐसे हमने वेरीफाई कर लिया कैसे डिजीज का, एंडेमिक का। कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, भैया कंफर्म कैसे करने वाले हैं? An epidemic is said to be exist if number of cases is in excess of the expected frequency for that of population based in the past experience। जो भी past experience हुआ था आपको, सच में उससे ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, उसकी तादाद सच में ज़्यादा एग्रेसिव है, डिजीज बहुत जल्दी फैल रहा है। It is necessary to establish objective criteria for labeling as person as a cases। यदि आपको किसी को केस बोलना है तो उसके लिए आपके पास सर्टेन क्राइटेरिया होने चाहिए। डायग्नोसिस जो आप बना रहे हैं शुड बी कंफर्म्ड बाय द साइंस, सिम्टम्स एंड द लैब टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो आंख से देखा और बोल दिया, तो उसको आपको 3 चीज़ें डिफाइन करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। पहला साइन, सिम्टम्स क्या क्या है, और लैब टेस्ट। लैब कंफर्मेटरी टेस्ट जरूरी इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए आपको सबूत तो चाहिए ना। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क। जो पॉपुलेशन रिस्क पे उसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, ज्योग्राफिकल एरियाज आर नॉट इन्वॉल्व। अटैक रेट, दैट इज नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट ग्रुप पर 100 इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। भैया आपने अटैक रेट देखा कि 100 लोगों में कितने लोग फटाक से अफेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। टाइम ऑफ ऑकरेंस, डेट, पहला सिम्टम कब हुआ था, पहला कोरोना केस कब आया था, फिर कैसे वो प्रोपोगेट करके इंडिया तक पहुंचा, और इंडिया के हर शहरों में फिर हैम्पर होने लगे लोग। ठीक है, तो यहाँ बनता है आपका एपिडेमिक कर्व। बेसिकली प्लेस ऑफ अकरेंस, वहाँ पे हम लोग स्पॉट मैप बनाते हैं कि भैया कौन से एरिया को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कितने स्पीड में ये फैल रहा है। सो दीज आर द डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क प्रोसेस, जो आपको आगे पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। भैया हम उसको कैसे करेंगे? मेडिकल सर्वे के थ्रू करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट होगा आपके पास, सर्चिंग फॉर मोर केसेस करेंगे। 3 चीज मेन इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल सर्वे, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट एंड सर्चिंग फॉर मोर केसेस। मेडिकल सर्वे में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे हर एक केसेस को जो कि एक्सपोज टू रिस्क है। एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट में क्या करेंगे? हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द केसेस एंड द पर्सन अपेरेंटली एक्सपोज टू बट अनअफेक्टेड, एक्सपोज हुए हैं मगर अनअफेक्टेड है। ठीक है, सर्चिंग फॉर मोर केसेस, पेशेंट में बी आस्क्ड इफ ही न्यू मोर केसेस इन his own family, neighborhood, school having onset within the same incubation period of the index cases। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस का। अब जो आपने डेटा लिया, सर्वेस किया, एपिडेमियोलॉजिकल स्पॉट मैप भरवाया और अदर सोर्सेज से आपने जानकारी निकाली, तो उसमें कैसे देखते हैं? पहला तो हमें एक एपिडेमिक कर्व दिखेगा, दूसरा स्पॉट मैप को प्लेस करेंगे जहाँ पे हम लोग सोर्स ऑफ डिजीज को देखेंगे, मोड ऑफ एंड स्प्रेड ऑफ ज्योग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जॉन स्नो ने दिखाया था गोल्डन स्ट्रीट में, ठीक है, जहाँ पे कॉलेरा का एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है, जो हर बच्चे को पढ़ते हैं, हर को हम लोग बताते भी हैं, और ऑलमोस्ट जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो समझते हैं कि कॉलेरा कैसे फैला था, उसका पहला मैप कैसे बनाया गया था गोल्डन स्क्वायर पे। ठीक है, और आपके प्री पीजी क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक है, स्पॉट मैप के ऊपर। तो आप ध्यान रखेंगे कि सर जॉन स्नो वाज द मेन साइंटिस्ट बिहाइंड द स्पॉट मैप। तो भैया आपका डाटा एनालाइज हुआ, उसको आपने अरेंज किया, उसके बाद आपने उसको कैसे अरेंज किया है? एजेंट में, होस्ट में, एनवायरमेंट मॉडल में देखा वे एजेंट क्या क्या है, होस्ट कौन कौन से, एनवायरमेंट मॉडल फैक्टर क्या क्या कर रहे हैं। डाटा को एनालाइज किया, अरेंज किया, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट मॉडल में। पहले में आपने देखा एजेंट कितने अफेक्ट हुए, उसके कारण से होस्ट कितने परेशान हैं, नहीं है, एंड एनवायरमेंटल मॉडल उसको कितना सपोर्ट कर रहा है एजेंट को और होस्ट को। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट हो गया आपके लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं। हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे भैया, एक प्रपोज्ड जो टेंटेटिव थ्योरी हमने डिजाइन किया उसको हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, कैजुअल एसोसिएशन देखेंगे कि भैया डायरेक्ट नेचर से कितना अफेक्टेड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो हम लोग बनाते हैं कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ दिया हुआ है. फाइंडिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, अटैक रेट ऑफ डिजीज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट कैटेगरी. जो पर्सन अफेक्टेड है और पर्सन जो नहीं अफेक्टेड है उनको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि एग्जैक्ट अटैक रेट कितना आ रहा है. दिस इज डन सेपरेटली फॉर दोज हु आर and those who are not exposed to a common vehicle or common symptoms. ठीक है, हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर, जहाँ पे हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है, जो आपने सोच रखा है, जो आपने प्राइमरी एम लेके चले थे, वो कितना कारगर हो रहा है. बेस्ड ऑन टेंटेटिव हाइपोथेसिस इट्स टेकन नेसेसरी दैट टू ट्रीट, सिक, प्रिवेंट द स्प्रेड एंड कंटेन द एपिडेमिक. भैया हम 3 पार्ट में देख लिया, जो सिक थे आपके एंड द प्रिवेंशन अबाउट द स्प्रेड एंड द एपिडेमिक जो कंटेन कर रहा है, उसके ऊपर हमने जो बनाया है हाइपोथेसिस उसको हम लोग देखें. फिर कलेक्शन ऑफ फर्दर डाटा फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड अरेंजिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टू सपोर्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस. जो मैंने लैब टेस्ट बताया था वो आपको हेल्प आउट करेगा आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए. एनालिसिस ऑफ ऑल कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन सो एज हैव टू वन हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन्स ऑल ऑब्जर्वेशन मेड. आपने हर चीज़ को कोलैबोरेट किया, इस वाले पार्ट से ये लाए, लैब इन्वेस्टिगेशन से ये सपोर्ट लाए, आपका एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट था उससे आपने जो लाया, इन सबको कोलैबोरेट करके हमने एक सिंगल हाइपोथेसिस में लाके उसको कलेक्टिवली ऑब्जर्व किया. नाउ हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स. बेसिकली अब इवेल्युएशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स हम क्या देखते हैं, डायनेमिक ऑफ जो डिजीज ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज है उसको हम लोग देखते हैं. बेसिकली कहाँ कहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर कितना मदद करता है, कितना हेल्प आउट करता है किसी भी डिजीज को स्प्रेड होने के लिए. तो एक बेसिक एग्जांपल है डायनेमिक ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल रिजर्वायर देखा, सैनिटरी स्टेटस ऑफ ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट देखा हमने, वाटर एंड मिल्क सप्लाई को हमने जांचा, फिर उसके मूवमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन देखा, एटमॉस्फेरिक चेंजेस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिड एयर पॉपुलेशन, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फैक्टर बन जाता है आपको. तो इन सबको रिलेट किया किससे, रिलेट द डिजीज टू एनवायरमेंटल फैक्टर टू द नोन सोर्स, रिजर्वायर एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. फिर हम बात करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क. फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ भैया, हमने उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, स्क्रीनिंग कराया, सस्पेक्टेड फूड पार्टिकल्स देखे, फीकल मैटर देखा, ब्लड सैंपल लिया, बायोकेमिकल स्टडीज कराया, असेसमेंट ऑफ इम्यूनिटी असेस कराया कि भैया कितना है कारगर, वो जो पॉपुलेशन रिस्क पे है वो कितना इफेक्टिवली इनसे जूझ पाएगा, लड़ पाएगा. ठीक है, इट मे बी नीडेड टू ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन, क्लासिफाई ऑल मेंबर्स टू एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पोटेंशियल व्हीकल एंड वेदर इल और नॉट. भैया हमने क्लासिफाई कर दिया, हर एक मेंबर को 3 कैटेगरी में बांट दिया, जो इल थे उनको अलग रखा, जो एक्सपोज हुए उनको अलग रखा, और जो एक्सपोज हुए हैं उनमें साइन सिम्टम नहीं दिखा उनको अलग रखा. लास्ट आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, जो बहुत ही यूनिक है अपने आप में. बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत जगह इग्नोर भी किया जाता है, बट स्टिल आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा. रिपोर्ट कैसे लिखते हैं आप, रिपोर्ट राइटिंग इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रोसेस. आप ऐसा नहीं हाइपोथेटिकली कुछ भी लिखते हैं. ठीक है, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं सिस्टमिक वे में लिखते हैं. पहला इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड होता है, फिर आपने क्या मेथड यूज़ किया है डाटा कलेक्शन करने का, कैसे ऑब्जर्व किया है, कैसे एनालाइज किया है, एंड रिजल्ट द इंटरप्रिटेशन, आपने रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया है, ताकि जो आगे वाला बंदा हायर अथॉरिटी है, हेल्थ अथॉरिटी पढ़ रहा है उस रिपोर्ट को, तो आपकी बात को समझ पाए स्ट्रेट फॉरवर्ड में, विदाउट वे. रिपोर्ट शुड बी कॉन्साइज एंड रिलेवेंट. जो भी हम बात कर रहे हैं वो आपका छोटा कॉन्साइज होना चाहिए, और जिस भी हम डिजीज को लेके बात कर रहे हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए. लिमिटेशंस इफ एनी शुड बी मेंशन, यदि कुछ भी आपका लिमिटेशंस है तो आपको उसमें खुल के मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, सो ओवरऑल जो ये टेक्स्ट हमने लिया है, कंटेक्स्ट, ये रेफरेंसेस हैं उसके. सो बेसिकली मेरा कहने का सेंस ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक है, जो इतना इजी है पार्ट है, उसको समझने का एक सिंपल सा तरीका था, मगर उसको समझने के लिए 3-4 वर्ड समझना बहुत ही ज़रूरी था, जो हमने फाइनली देख लिया है. होप आपको क्लास समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर द डे एंड द टाइम. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. And if you have any queries, do comment in the section below, and please like, subscribe, which motivate us to make more videos like this.